एक प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग। ये हमारा न्यू टॉपिक है 4th यूनिट का। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें क्या होता है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स दी होती हैं कुछ वेरिएबल्स की, और उसके बेसिस पर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें प्रोवाइडेड होता है। तो इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी उसमें लिखा हो वो हमें करना होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये एक z एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, वो गिवन है यूज और लिखा है यहाँ पर टू यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज z। इस z को हमें मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू। ये हमारी तीन कंस्ट्रेंट्स हैं x1 + 4x2 ≤ 24, 3x1 + x2 ≤ 21, x1 + x2 ≤ 9 एंड x1 x2 ≥ 0। तो इनको सॉल्व करने के जो दो मेथड हमारे इंपॉर्टेंट हैं, एक होता है सिंप्लेक्स मेथड और एक डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो अभी हम ये सिंप्लेक्स मेथड कर रहे हैं, जिसमें कि मैं अभी दो वेरिएबल्स लेकर चल रहा हूँ, एक x1 और एक x2। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। इसमें z की वैल्यू ये है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 2x1 + 5x2, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ये तीन कंस्ट्रेंट दी हुई है हमें, x1 + 4x2 ≤ 24, 3x1 + x2 ≤ 21, x1 + x2 ≤ 9। इसमें हमें करना ये होता है कि सबसे पहले हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाना है वो आप सीखो। सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट, उसके बाद आएगा बेसिस, फिर आएगा सॉल्यूशन, फिर आपके वेरिएबल्स x1 x2, ये दो मेन वेरिएबल्स हैं इसमें, ये आएंगे। इसके बाद हमें ये देखना है कि टोटल कितनी इक्वेशंस हैं यहाँ पर। टोटल ये कितनी इक्वेशंस हैं, तीन है, ठीक है ना, तीन कंस्ट्रेंट्स हैं ये। तो उतने हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करने हैं। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे उनको स्लैक वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये s1 s2 s3 ये तीन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस किए, इनको स्लैक वेरिएबल्स कहते हैं। और एक और लास्ट में कॉलम आता है रेशो, ठीक है। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट हैं 2 5, वो यहाँ पर आ जाते हैं x1 x2 के ठीक ऊपर हम यहाँ लिखते हैं 2 5। और जो ये हमारे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं इनके ऊपर हमें लिखना होता है 0 0 0, ठीक है। उसके बाद जो पहली इक्वेशन है वो जो उसके कोफिशिएंट है वो है 1 4 x1 x2 के, तो आप यहाँ लिख दो 1 4, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के हैं 3 1, तो आप यहाँ लिख दो 3 1। फिर है 1 1, तो आप यहाँ लिख दो 1 1। तो ये आपने x1 x2 के कोफिशिएंट लिख दिए। उसके बाद जो स्लैक वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर आपको यूनिट मैट्रिक्स बनाना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। स्टेप्स आप एग्जैक्टली यही फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे। उसके बाद सोल्यूशन में आप ये देखोगे कि जो ये इक्वेशंस हैं ये वाली, इसके राइट हैंड साइड पर जो लिखा है 24 21 9, वो ये सोल्यूशन वाले कॉलम में आप लिखोगे। मतलब यहाँ पर आएगा 24 21 और यहाँ आएगा 9, ठीक है। बेसिस हमारे अभी शुरू में हम जो हमारे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं वो हमारे बेसिस हैं s1 s2 s3, ठीक है। कॉस्ट अभी शुरू में हमारी 0 0 0 है, हमेशा यही होगा। तो ये इनिशियल टेबल फॉर्म हुआ। अब इस टेबल में कुछ कैलकुलेशंस होंगी। यहाँ जो मैंने ये लिखा है इसको बोलते हैं CJ, मतलब ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स हैं 2 5 0 0 0। इसके बाद हमें करना क्या होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन के ठीक नीचे या ZJ लिख के ZJ कैलकुलेट करना होता है। ZJ हमें कैसे मिलता है, ये जो कॉस्ट वाला कॉलम है, इस कॉस्ट वाले कॉलम को इस x1 वाले कॉलम से इंटू करना होता है एलिमेंट बाय एलिमेंट। जैसे 0 × 1, फिर उसके बाद 0 × 3, फिर उसके बाद 0 × 1। इनको आप ऐड करो, जैसे 0 × 1 क्या हुआ 0, 0 × 3 क्या हुआ 0, 0 × 1 क्या हुआ 0, तो तीनों को ऐड कर लो तो 0 ही आया। ऐसे ही ये कॉस्ट वाले कॉलम को x2 वाले कॉलम से इंटू करके ऐड करो,
0 आएगा। सेम ऐसे ही ये कॉस्ट वाले कॉलम को S1 वाले कॉलम से इनटू करके ऐड करो, क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही S2 वाले कॉलम से इनटू करके ऐड करो, 0 आएगा, 0 आएगा। तो ये आपके ZJ वाली रो आ गई। इसके बाद क्या करना है कि ये जो CJ है यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट वाली रो है और जो ये ZJ हमने निकाला इनको माइनस करना है। तो ठीक इसके नीचे हम लिखेंगे CJ माइनस ZJ। तो क्या आएगा? 2 माइनस 0 क्या आया? 2, वो यहाँ लिख दो। 5 माइनस 0 क्या आया? 5, वो यहाँ लिख दो आप। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ये आ गया। इसके बाद आपको ये देखना होता है कि ये जो CJ माइनस ZJ आया है यहाँ पर बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है इस CJ माइनस ZJ में बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर ये 5 है। तो इसके नीचे एक एरो बना देंगे, इसको हम फिर इसके नीचे लिखेंगे की कॉलम। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारी नज़र में की कॉलम है, ठीक है। उसके बाद जब आपको एक की कॉलम आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हो कि ये जो सोल्यूशन वाली कॉलम है और ये जो की कॉलम है इनकी आपस में रेशियो लेनी होती है। जैसे 24 को 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ लिखो 24/4, तो ये आया 6 रेशियो वाले कॉलम में। ऐसे ही ये जो सोल्यूशन वाला सेकंड कॉलम है इसमें ये वैल्यू है 21, इसकी रेशियो ये की कॉलम वाले से लें 21/1, 21/1 या 21, ठीक है। ऐसे ही ये सोल्यूशन वाले कॉलम में यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 1, तो 9/1, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 9। इसके बाद हमें देखना होता है कि ये जो रेशियो वाला कॉलम है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसमें सबसे छोटा नंबर ये 6 है, ये वाला। तो यहाँ पर एक एरो बना देते हैं हम, ठीक है, 6 के ऊपर। तो अब ये हमारी हो गई की रो और ये हमारा हो गया की कॉलम। जहाँ पर ये दोनों मैच करते हैं, की कॉलम और की रो, ये हमारे सर्कल कर देते हैं। इस एलिमेंट को हम बोलते हैं की एलिमेंट, ठीक है। जब ये की रो हमें पता चल जाती है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये एलिमेंट्स थे नीचे CJ माइनस ZJ के, ये सारे एलिमेंट्स या तो 0 होते या नेगेटिव होते तो हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाती। मतलब आप याद रखना कि जब भी CJ माइनस ZJ जो ये वाली रो है इसके एलिमेंट अगर सारे नेगेटिव होंगे या 0 होंगे तो फिर नया टेबल नहीं बनेगा। अभी जैसे इस रो में पॉजिटिव एलिमेंट थे तो उसके बाद फिर हमने की कॉलम और की रो निकाली, तो इसका मतलब हमें एक टेबल और बनाना पड़ेगा अब, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेबल बनाया और उसमें CJ माइनस ZJ के एलिमेंट 0 आ गए या नेगेटिव आ गए तो फिर वहीं रुक जाएंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये एलिमेंट पॉजिटिव आए थे इसलिए हमने ये की कॉलम निकाला और की रो निकाली, तो क्योंकि नया टेबल बनाने के लिए, अब नया टेबल बनाने के लिए ये जो 3 रो हैं इन रो को हमें दोबारा से फाइंड करना पड़ेगा नए टेबल के लिए। तो जैसे जो की रो होती है सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। ये की रो हमारी ये वाली कौन सी है? फर्स्ट रो। तो हम लिखेंगे R1 न्यू, ठीक है। अब जो नया टेबल बनेगा उस नए टेबल की जो फर्स्ट रो होगी उसको हम लिखेंगे R1 न्यू। वो क्या होगी? तो उसका रूल है ये याद रखना कि आपका जो ये की एलिमेंट है इसको सबसे डिवाइड कर दो। जितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के उन सबसे इसको 4 को डिवाइड करो तो वो आपके एलिमेंट आते जाएंगे। जैसे जो कॉस्ट है यहाँ पर, कॉस्ट आपको वही करनी है जो इसका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एलिमेंट है, वो कॉस्ट होनी चाहिए। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये वाला जो हमारा की एलिमेंट है इसके ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है? 5, तो कॉस्ट की जगह 5 यानी सबसे पहले एलिमेंट 5 आएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो बेसिस है यहाँ पर ये वाला एलिमेंट ये आएगा जो ये वेरिएबल यहाँ लिखा है, ठीक है। की कॉलम के ऊपर जो ये वाला एलिमेंट लिखा है x2, तो ये x2 आएगा। हमेशा ऐसे ही करना है, पहले 2 एलिमेंट हमेशा ही होंगे, उसके बाद के जितने एलिमेंट हैं उन सबको 4 से डिवाइड करेंगे हम। जैसे 24 को 1 को 4 को 1 को 0 को 0 को इन सबको किससे डिवाइड करेंगे? ये की एलिमेंट 4 से। जैसे 24/4, 24/4, ठीक है, 4/4, 1/4, 0/4, 0/4,
तो ये हमारे पास आपके एलिमेंट आ गए R1 न्यू के 5 आ गया, X2 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 1/4 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो ये जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ये हमारे पास R1 न्यू आ गई। ठीक है, हमेशा R1 न्यू आप ऐसे ही निकालोगे। R1 न्यू या R2 न्यू, R3 जो भी है, मतलब जो की रो होती है उसको अगर न्यू रो में कन्वर्ट करना है, जैसे अगर ये की रो फर्स्ट रो है तो हम लिखेंगे R1 न्यू, अगर ये की रो सेकंड वाली होती तो हम लिखते हैं R2 न्यू। तो की रो को न्यू रो में कन्वर्ट करने का यही तरीका है। अब जैसे ये आपके पास ये टेबल बन चुका है, अब इसमें R1 न्यू भी हम निकाल चुके हैं। देखो ये बॉक्स में है जो ये वाली, ये R1 न्यू है। अब बाकी की दो रो बनी, जैसे R1 न्यू तो आ गई हमारे पास, अब R2 न्यू और R3 न्यू हमने निकालनी है। तो उसके लिए एक अलग से रूल है, जैसे आपने R1 न्यू निकाल ली तो अब आपको R2 न्यू निकालनी है। उसका रूल ये है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसमें ये आप ऐसे लिखोगे, जैसे आपको R2 न्यू निकालनी है, R2 न्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, R2 ओल्ड माइनस R2 का जो की कॉलम एलिमेंट है, ये हमारी R2 है, इसका जो की कॉलम एलिमेंट वो ये है, की कॉलम का एलिमेंट इसका R2 वाले का वो 1 है, तो वो यहाँ आएगा 1 इंटू ये जो अभी हमने निकाली R1 न्यू। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर मुझे R3 न्यू निकालनी है तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ उसका फॉर्मूला, R3 न्यू। R3 न्यू निकालने के लिए पहले आप लिखोगे R3 ओल्ड, फिर माइनस इसका जो की कॉलम एलिमेंट है, R3 वाली का की कॉलम एलिमेंट ये लिखा देखो 1, तो 1 इंटू ये जो हमने ये वाली रो निकाली है R1 न्यू। तो ये जो फॉर्मूले बने, हमेशा हम ऐसे ही फॉर्मूले बनाकर बाकी की रोज निकालेंगे। जैसे फर्स्ट रो आपकी की रो आ गई, उसको तो आपने ऐसे निकाल लिया, ठीक है, R1 न्यू। अब बाकी की जो दो बची R2 न्यू और R3 न्यू, उसके हमेशा ही ऐसे ही फॉर्मूले बनेंगे। जैसे ये R2 न्यू का ये बना, R2 न्यू इज इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस की कॉलम एलिमेंट इंटू जो नई वाली निकली थी R1 न्यू, और जो बची R3 न्यू इज इक्वल टू हमेशा ही ऐसे लिखेंगे R3 ओल्ड माइनस जो R3 का की कॉलम एलिमेंट है इंटू ये जो निकली थी ये वाली R1 न्यू। तो अब हम R2 न्यू और R3 न्यू के जो फॉर्मूले बनाए वो फाइंड आउट करते हैं उन रोज को। तो अभी इससे पहले हमने ये देखा था कि R2 न्यू का ये फॉर्मूला था, R2 न्यू इज इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस 1 इंटू R1 न्यू। तो R2 न्यू अगर निकालना है तो R2 ओल्ड में से R1 न्यू को सब्ट्रैक्ट करना है 1 से मल्टीप्लाई करके। तो हम एक काम करते हैं, R2 ओल्ड के एलिमेंट सारे लिख लेते हैं, R1 न्यू के एलिमेंट सारे लिख लेते हैं और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब आप ये टेबल देखो, जैसे इस टेबल में हमारे R2 ओल्ड के एलिमेंट थे, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा 21 3 1 0 1 0। तो ये आप अपने माइंड में याद रखो कि फॉर द टाइम बिंग कि इसके जो R2 ओल्ड के एलिमेंट ये थे 21 3 1 0 1 0, ठीक है। और R1 न्यू के जो एलिमेंट आए वो ये रहे, यहाँ से स्टार्ट करो 6 1 1/4 0 0। तो ये हमारे R2 ओल्ड के एलिमेंट थे 6 1/4 1 1/4 0 0। तो इस तरह से मैंने ये R1 ओल्ड के एलिमेंट लिख लिए और ये R1 न्यू के लिख लिए। इनको अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं लिखता हूँ 21 माइनस 6, यहाँ मैं लिखता हूँ 3 माइनस 1/4 1 माइनस 1 0 माइनस 1/4 1 माइनस 0 0 माइनस 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 11/4 0 माइनस 1/4 1 और ये 0। तो इससे हमारे पास ये R2 न्यू के एलिमेंट आ गए। R2 न्यू के एलिमेंट आपके हो गए, यहाँ मैं लिखता हूँ 0 S2, उसके बाद ये 15 11/4 0 माइनस 1/4 1 0। ये हमारे
R2 न्यू के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक इसी तरह से हमने जो लिखा था R3 न्यू वो भी अब निकालते हैं। R3 न्यू इज इक्वल टू R3 ओल्ड माइनस 1 इंटू R1 न्यू। तो पहले R3 ओल्ड के सारे एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ R1 न्यू के एलिमेंट लिखेंगे और उनमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने जो इधर ये वाले एलिमेंट लिखे हैं ये सारे के सारे R3 ओल्ड के हैं, ये वाले हमारे R1 न्यू के हैं। इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो यहाँ हम लिखते हैं 9 माइनस 6, तो ये 3 आ गया। उसके बाद 1 माइनस 1/4, ये आ गया माइनस 3/4। उसके बाद 1 माइनस 1, ये आ गया 0। 0 माइनस 1/4, ये आ गया माइनस 1/4। 0 माइनस 0, 0। 1 माइनस 0, 1। तो ये एलिमेंट हमारे R3 न्यू के आ गए। तो ये R3 न्यू को फिर हम लिखते हैं। R3 न्यू में अब हमारा आएगा 0 S3। ये फर्स्ट सेकंड एलिमेंट कभी चेंज नहीं होंगे, उसके बाद सारे ये वाले हैं। 3 माइनस 3/4, 0 माइनस 1/4, 0 1। ये सारे के सारे हमारी थर्ड न्यू रो है R3 न्यू। इसमें हमने जो पहले दो एलिमेंट क्यों नहीं चेंज किए? जो पहले दो एलिमेंट होते हैं सिर्फ की रो के ही चेंज होते हैं, ठीक है ना। जो हमारी की रो थी R1 थी, R1 न्यू, उसका जो पहला एलिमेंट था वो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कर दी थी। सेकंड एलिमेंट जो था बेसिस वाला, उसकी जगह हमने उसके ऊपर जो लिखा था x1 वो कर दिया था। तो बाकी की जो दो रो बची R2 और R3 वो की रो थोड़ी हैं, तो उनमें हमने ये पहले दो एलिमेंट चेंज नहीं करने, ये जो हैं वही रहेंगे। तो जो ये मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, जब हमने टेबल बनाया था तो जो R1 न्यू हमारी की रो निकली थी, इसमें इसको R1 न्यू बनाने के लिए हमने क्या किया था कि इसके जो पहले दो एलिमेंट है ये वाले, इसमें कॉस्ट की जगह ये लिख दिया था 5 और बेसिस की जगह ये लिख दिया था x2। बाकी की दो रो कोई की रो नहीं है, तो उनके जो दो पहले दो एलिमेंट हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, 0 S2 और 0 S3, उसमें चेंज नहीं आएगा। बाकी के जितने एलिमेंट थे उन सबको 4 से डिवाइड किया हमने। जैसे 24 को 4 से डिवाइड किया, 1 को 4 से डिवाइड किया, 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 को 0 को 0 को, तो हमारे पास आ गया 6 1/4 1 1/4 0 0। तो ये आप एक बार लिख लो। ये वाला जो 1/4 है ये बीच में ये मिस हो गया था, तो ये मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर। तो 5x2 24/4 1/4 4/4 1/4 0/4 0/4। तो ये आपका हो गया 5x2 6 1/4 1 1/4 0 0। ठीक है। तो ये R1 न्यू हमारा सबसे पहले हमने यही निकाला था। अब ये नया टेबल बना रहे हैं हम। जो हमने R1 न्यू R2 न्यू और R3 न्यू निकाली उनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। जो सबसे पहले R1 न्यू हमने निकाली थी उसकी वैल्यूज हमारी थी 5x2 6 1/4 1 1/4 0 0, ये वैल्यूज निकाली थी। इसके बाद हमने जो R2 न्यू निकाला था उसकी वैल्यूज थी 0 S2 15 11/4 0 माइनस 1/4 1 0। उसके बाद जो R3 न्यू हमने निकाला था 0 S3 3 3/4 0 माइनस 1/4 0 1। इसके बाद हमें जो सेम वैसे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट है CJ वो यहाँ लिखना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट थे हमारे 2 5, बाकी इधर तो आपको बताया था 0 0 0 आएगा। उसके बाद हमें यहाँ लिखना होता है इसके नीचे ZJ, यहाँ CJ। ZJ कैसे आएगा आपके पास? कॉस्ट वाले कॉलम को मैंने बताया था आपको x1 वाले कॉलम से, जैसे ये कॉस्ट वाला कॉलम है इसको x1 वाले कॉलम से इनटू करके ऐड करके जो टोटल आएगा वो यहाँ लिखना है। जैसे 5 इंटू 1/4 क्या बना 5/4, 0 इंटू 11/4 0 0 इंटू 3/4 0। तो सबको ऐड कर लो 5/4 0 0, तो इनका टोटल क्या आएगा 5/4। ठीक है। इसी तरह से इस कॉलम को इससे इंटू करोगे आप तो 5 + 0 + 0 ये आपके पास क्या आ जाएगा 5। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5/4, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 0। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो CJ है उसमें से ZJ को लेस करते हैं, तो यहाँ पर एक और रो बनेगी CJ माइनस ZJ। तो जैसे आपका यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5/4, तो इनको लेस करो आपस में। 2 - 5/4 ये आएगा 3/4। फिर उसके बाद
5 माइनस 5 0, 0 माइनस 5/4 माइनस 5/4, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। इसमें से हमें ये देखना होता है कि ये जो CJ माइनस ZJ वाली रो है, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स आपके जो हैं वो या तो नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, तो फिर हम और आगे टेबल नहीं बनाते। लेकिन अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है ये वाला, और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है यहाँ पर CJ माइनस ZJ में, उसको हम उसके ऊपर एरो लगाते हैं, उसको हम अपना की कॉलम मानते हैं। तो ये हमारी नज़र में की कॉलम है, ठीक है। इस की कॉलम वाले की रेशो सोल्यूशन से लेनी होती है। जैसे 6 को 1/4 से डिवाइड करो, जैसे ये की कॉलम बन गया ना आपका, ये वाला, ये पूरा कॉलम, तो सोल्यूशन से इसकी रेशो लेनी होती है और उसको यहाँ लिखना होता है। जैसे 6 को 1/4 से डिवाइड करो, तो 6 डिवाइड बाय 1/4, 6 अपॉन 1/4, ये आपका आएगा 24। ऐसे ही यहाँ पर ये 15 को 11/4 से डिवाइड करो, 15 अपॉन 11/4, तो आएगा 15 अपॉन में 11/4, ये आपका आएगा 60/11। ऐसे ही अब यहाँ पर ये 3 लिखा है, तो 3 को 3/4 से डिवाइड करो आप, 3 अपॉन 3/4, तो ये आपका आएगा 4, ठीक है। इनमें से जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको हम की रो लेते हैं। सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू ये वाली है, तो ये हमारी नज़र में की रो है, तो हम यहाँ लिखेंगे की रो। ये की रो और ये की कॉलम जहाँ पर ये मैच करते हैं, ये हमारा की एलिमेंट होता है। फिर आपको मैंने बताया था कि जो भी की रो होती है, सबसे पहले हम उसको न्यू की रो में कन्वर्ट करते हैं। न्यू की रो में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है कि जो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ R3 न्यू, तो इसको R3 न्यू में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि जो ये R3 का पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, इनको ये ऊपर वाले दो से रिप्लेस कर दो। जैसे ऊपर के ये दो एलिमेंट आपके क्या है, 2 और x1, तो यहाँ पर इधर 2x1 आएगा सबसे पहले, तो 2 और x1 ये दो पहले एलिमेंट ये होंगे। उसके बाद जो हमारा की एलिमेंट है उसको सारे के सारे की रो के जितने भी नंबर्स हैं उनसे इसको डिवाइड करना होता है 3/4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन 3/4, फिर उसके बाद 3/4 अपॉन 3/4, मतलब सबको 3/4 से डिवाइड करना होता है। फिर उसके बाद आ जाएगा 0 अपॉन 3/4, फिर उसके बाद -1/4 अपॉन 3/4, 0 अपॉन 3/4, 1 अपॉन 3/4, 2x1, 3 से 3 कट गया 4, 3/4 से 3/4 कट गया, ये 0, -1/3, 0, 4/3, तो ये हमारी R3 न्यू मानी जाएगी। दिस इज R3 न्यू। ऐसे ही अब जैसे R3 न्यू तो आ गई, अब R1 न्यू और R2 न्यू निकालनी है, तो उसके लिए वही मेथड रहेगा जो पहले बताया था आपको। जैसे मुझे R1 न्यू चाहिए, तो उसमें से हम लिखेंगे R1 ओल्ड, पहले R1 ओल्ड, फिर माइनस जो की कॉलम एलिमेंट है, की कॉलम एलिमेंट जो R1 का बनता है यहाँ पर, वो ये वाला है 1/4, ठीक है ना, इनटू ये वाली जो नई रो निकली है R3 न्यू, तो हम ऐसे लिखेंगे R1 न्यू, इसका एक फॉर्मूला बनेगा, पहले भी यही किया था हमने। सबसे पहले आप लिखोगे R1 न्यू बनाना है, तो R1 ओल्ड माइनस फिर जो R1 का की कॉलम एलिमेंट है, ये जो आपकी R1 है इसका की कॉलम एलिमेंट बनता है 1/4, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/4 टाइम्स जो भी ये निकली है R3 न्यू। ऐसे ही मुझे अगर R2 न्यू निकालना है, ठीक है ना, R2 न्यू निकालना है, तो आप लिखोगे R2 ओल्ड माइनस जो R2 का की कॉलम एलिमेंट है, R2 का की कॉलम एलिमेंट है 11/4, तो आप यहाँ लिखोगे 11/4 टाइम्स ये जो भी निकली हमारी R3 न्यू। तो इन फॉर्मूलेस की मदद से हम R1 न्यू और R2 न्यू निकालेंगे नेक्स्ट टेबल के लिए। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखो पहले तो R1 ओल्ड लिख लेंगे हम, R1 ओल्ड के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, R3 न्यू के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, वो ये रहे, और R1 ओल्ड में से 1/4 से इंटू करके R3 न्यू सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो वो R1 न्यू के एलिमेंट आते जाएंगे। इसी तरह से R2 ओल्ड हम कैसे लिखेंगे, पहले R2 ओल्ड के सारे एलिमेंट लिख लेंगे कॉलम में, और फिर R3 न्यू लिख लेंगे, फिर R2 ओल्ड में से 11/4 से इंटू करके R3 न्यू सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो वो R2 न्यू आता जाएगा हमारे पास। तो ये इस तरह से मैंने R1 ओल्ड के एलिमेंट्स लिख लिए यहाँ पर।
फिर ये मैंने R3 न्यू के एलिमेंट्स लिख लिए, फिर जो मेरा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग R1 ओल्ड माइनस 1/4 टाइम्स R3 न्यू। तो ये मैं यहाँ प्रोसीड कर रहा हूँ, R1 ओल्ड का एलिमेंट माइनस 1/4 टाइम्स R3 न्यू, तो ये मेरे पास आते जाएंगे। तो इस तरह से ये मेरे पास R1 न्यू के एलिमेंट्स ये वाले आ गए। अब क्योंकि जो R1 न्यू का जो पहले दो हमारे कोफिशिएंट थे टेबल में, वो थे 5x2, वो चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो की रो नहीं थी। की रो हमारी थर्ड वाली थी इस बार, तो थर्ड वाली के तो हमने चेंज कर ही दिए। फर्स्ट और सेकंड जो है वो की रो तो नहीं है, तो उसके जो पहले दो एलिमेंट है वो वही रहेंगे। जो R1 के पहले एलिमेंट थे वो 5x2 थे, वो ही रहेंगे। बाकी ये वाले आ गए 5 0 1 1/3 0 1/3। तो इस तरह से हमने ये R1 न्यू भी फाइंड कर ली, और ठीक उसी तरह से जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये R2 न्यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके बाद फिर एक और टेबल बनेगा जिसे हम सिंप्लेक्स टेबल 3 कहेंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा ये वाला टेबल भी, जो हमने 3 रोज निकाली हैं, R1 न्यू, R2 न्यू, R3 न्यू, उसको यहाँ रखकर। फिर उसके बाद ठीक वैसे ही हम ZJ निकालेंगे। ये कॉस्ट वाले कॉलम को X1 वाले कॉलम से इंटू करके ऐड करके यहाँ लिखा, फिर ये कॉस्ट वाले कॉलम को इस X2 वाले कॉलम से इंटू करके ऐड करके यहाँ लिखा। इस तरह से S1 वाले कॉलम को भी कॉस्ट वाले कॉलम से इंटू करके ऐड करके यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। तो ये ZJ के एलिमेंट्स आ गए, और जो ये ऊपर लिखे हैं ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स हैं CJ। उसके बाद हमें करना क्या होता है, CJ में से ZJ सब्ट्रैक्ट करना है, CJ माइनस ZJ। तो वो ये एलिमेंट जो ये CJ माइनस ZJ के यहाँ पर आए, ये वाले एलिमेंट सारे जीरो आ गए या नेगेटिव आ गए। अब सारे एलिमेंट जीरो है, नेगेटिव है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अब आप रुक जाओ, कोई भी एलिमेंट यहाँ पॉजिटिव बचा नहीं। तो इसका मतलब ये अब आपकी ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गई है। अब हमें पता कैसे चलेगा ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सी है, बस आप यहाँ पर देख लो, ये जो बेसिस हैं और ये जो सोल्यूशन है ये हमारे आंसर है। जैसे x2 है, ये सोल्यूशन में लिखा है 5, तो यानी x2 की वैल्यू 5 है, और x1 है और यहाँ 4 है, यानी x1 की वैल्यू 4 है। अब x3 यहाँ पर कहीं आया ही नहीं, ठीक है ना, तो इसका मतलब x3 की वैल्यू 0 है। तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो होगा x2 इक्वल टू 5। यहाँ लिख देते हैं x2 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 5 आ गया, और x1 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, x3 यहाँ पर था ही नहीं, इसलिए x3 की वैल्यू 0 है। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, x1 की वैल्यू 4 आ गई, x2 की वैल्यू 5 आ गई, x3 की वैल्यू 0 आ गई। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा था वो ये था 2x1 प्लस 5x2। इसमें x1 x2 की वैल्यूज डाल देते हैं, तो आ गया 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, 8 प्लस 25। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का 33।